नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी लोगों का आज की क्लास भी कई सारे ऐसे डेरिवेशंस हैं जिनको आप डायमेंशनल मेथड से ही करना सीखेंगे या उनको आपकी किताब में इवन अगर आप एनसीईआरटी भी देखेंगे तो वहाँ भी डायमेंशनल मेथड का ही यूज़ किया गया है उनका डेरिवेशंस करने के लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ी थी और उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। तो अपने टॉपिक पर आने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे जो कि आया हुआ है कहाँ पर, जो कि नीट 2024 में आया हुआ है और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप देखेंगे कि आपके बोर्ड की स्क्रीन पर नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट टाइम t is given by F is equals to alpha t square plus beta t where alpha and beta are constant then which of the following is dimensionless। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि नीट 2024 में पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि if a force acting on a particle at time t is given by F is equals to alpha t square plus beta t where alpha and beta are constant then which of the following is dimensionless। तो क्या यूज करेंगे हम लोग इसमें, अगेन हम लोग इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है F is equals to alpha t square और प्लस बीटा टी। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे पास ये कहती है कि किन्हीं दो इक्वेशंस को आपस में हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। इसके अलावा हम किन्हीं दो इक्वेशंस को तभी इक्वेट कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन आपस में बराबर हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, ये इसको इक्वेट किया गया है, एफ को अल्फा टी स्क्वायर के बराबर रखा गया है। इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। अगली बात कि अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी को ऐड किया गया है, इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशंस भी क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। दो इक्वेशंस हम लोग बना लेते हैं। यहां से मैंने निकाला f इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर, f इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर और यहाँ मैंने लिख लिया f इज इक्वल्स टू बीटा टी। क्योंकि ऐसा हम लोगों ने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दो इक्वेशंस को तभी आपस में ऐड किया जाता है या इक्वेट किया जा सकता है जब उनकी आपस में डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगे। तो यहाँ से अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एफ अपॉन में टी स्क्वायर और जहां पर बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा एफ बाई टी हो जाएगा। तो एफ की डायमेंशन क्या होती है, एफ की डायमेंशन होती है हमारे पास एम एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर की डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ हम लोग बीटा की बात करें तो एफ की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा क्या, टी हो जाएगा। तो अल्फा की डायमेंशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, अल्फा बराबर हमारे पास हो जाएगा एम एल टी स्क्वायर, ऊपर जाकर के टी टू दी पावर हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ अगर हम लोग बीटा की बात करें तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास एम एल टी टू दी पावर माइनस 3। तो ये मेरे पास अल्फा आ गया, ये मेरे पास बीटा आ गया। तो अगर हम लोग इन इक्वेशंस में रख करके देखें कि किस इक्वेशन में रखने पर ये मेरे पास ये डायमेंशनलेस हो जा रहा है, अगर देखें हम लोग तो यहाँ मैं पहले इक्वेशन में रख करके देखता हूँ। जो पहला ऑप्शन दिया गया है अल्फा बीटा और टी दिया गया है, तो मैं अल्फा की इक्वेशन रख दे रहा हूँ एम एल टी माइनस 4 इंटू एम एल टी माइनस 3 और इंटू टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, टी हो जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा एम स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी टू दी पावर, यहाँ देखेंगे टी का टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2, तो टी टू दी पावर मेरे पास हो जाएगा माइनस 6। यानी कि ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ रख करके देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2, अल्फा की डायमेंशन हमारे पास एम एल और ये हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस 4। उसके बाद हमारे पास अगर देखें तो बीटा की डायमेंशन एम एल और टी टू दी पावर माइनस 3 और अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा टाइम की डायमेंशन टी। तो ये आपस में फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास आंसर एम स्क्वायर एल स्क्वायर और टी टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस का 8, जो कि मेरे पास गलत आंसर होगा। क्योंकि मुझे क्या बताना है कि इनमें से कौन सा मेरे पास डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया है, बीटा टी अपॉन में अल्फा। बीटा की डायमेंशन मेरे पास एम एल टी माइनस 3, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ टी मल्टीप्लाई होगा
और अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फा विच इज ml और t टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। सो m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, यहाँ t टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा और अपॉन में कितना है t टू द पावर माइनस 4 है। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है। हम लोग लास्ट ऑप्शन को चेक कर ले रहे हैं। लास्ट मुझे दिया गया है अल्फा टी बाई बीटा, ये मुझे दिया गया है लास्ट में अल्फा टी अपॉन में बीटा। तो अल्फा की डायमेंशन क्या है, एम एल टी टू द पावर माइनस 4, टी की डायमेंशन मेरे पास टी हो जाएगी अपॉन में बीटा, बीटा है मेरे पास एम एल टी माइनस 3। तो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, यहाँ टी टू द पावर माइनस 3 टी टू द पावर 1 है, ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 3, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया अल्फा टी अपॉन में बीटा। तो ये एक क्वेश्चन जो कि नीट 2024 में आपसे पूछा गया, इसको हम लोगों ने सॉल्व करके देखा और इसके बेस पर हम लोगों ने एक बार फिर से अपने टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायमेंशंस का यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं, उनको हम लोग डेरिवेट करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग डायमेंशनल मेथड से किसी भी डराइव देन एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी चीज का हमें फार्मूला निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ लिख लेते हैं टी, और हम लोग बोल देते हैं कि ये किस किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स इक्वेशन में दिए गए होंगे हम लोग उनको एक तरफ कर लेंगे। तो क्या करने का तरीका है, जिस भी चीज का आपको फार्मूला डेरिवेट करना है डिपेंड करता है उनको एक तरफ कर लेंगे। जैसे कि मुझे कहा गया है कि इफ टाइम पी, और कहा गया है कि एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जी, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जी। तो ये इन बातों पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, एल पर डिपेंड कर रहा है और जी पर डिपेंड कर रहा है। अब आप कहेंगे सर अगर ये इतना ही आसान था तो हमें फार्मूला क्यों डेरिवेट करना है, तो यहाँ से सिंपल सिंपल दिख गया, आपने फार्मूला सिंपल सिंपल लिख दिया। हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा लेंगे, एक कांस्टेंट लगा लेंगे, तो मेरे पास फार्मूला टी इज इक्वल टू m इंटू एल इंटू जी और कोई कांस्टेंट आ जाएगा। पर अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा आप किसी भी फार्मूले को डेरिवेट करें तो उस फार्मूले में आपकी पावर ऑलवेज 1 हो, ऐसा कंपलसरी तो है नहीं। जब आप फार्मूले को डेरिवेट करते हैं तो कभी भी पावर 1 आ सकती है, कभी पावर 2 आ सकती है, कभी पावर 3 आ सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपने सिंपल सभी की पावर्स को कितना मान लिया है, 1 मान लिया, जो कि हो सकता है सही हो और हो सकता है क्या हो कि गलत हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपनी तरफ से एक अजम्पशन मान करके चलेंगे कि इन जिन भी चीजों पर मेरा टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है इनका कुछ क्या होगा, पावर होगा। तो मैंने m की पावर को a मान लिया, l की पावर को b मान लिया और g की पावर को क्या मान लिया, c मान लिया। m की पावर को a माना, l की पावर को b माना और g की पावर को क्या माना, c। और इन्हीं पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं पावर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। पावर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशंस बोलते हैं। तो मैंने कहा कि एक टाइम पीरियड था मेरे पास एक पेंडुलम का, जो कि मास पर डिपेंड कर रहा था, लेंथ पर डिपेंड कर रहा था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर डिपेंड कर रहा था। तो पावर के लिए मैंने क्या लगा दिया, पावर के लिए मैंने लगा दिया ए बी और सी लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि इन जो भी चीजें मेरे पास दी गई हैं इनकी हम लोग क्या लिख लेते हैं, डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो मैंने टाइम की डायमेंशन लिखी, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी होती है, टी लिख लिया हम लोगों ने। ठीक, अच्छा हम लोग चाहें तो इसको टी लिख सकते हैं, या हम लोग और बेटर करने के लिए इसको टी की जगह हम लोग लिख लेते हैं m0 l0 और टी की पावर मैंने कितनी लिख दी है, टी की पावर लिख दी है मैंने 1। यहाँ मैंने कितना लिख लिया, m0 l0 और टी की पावर मैंने क्या लिख ली है, टी की पावर मैंने 1 लिख ली है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे पास m1 0 हो गया है, l 0 हो गया और टी की पावर कितनी हो गई है, 1 हो गई है। मैं इसको क्या लिख ले रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, मास की डायमेंशन m, मास की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। m हो जाएगी तो इसकी पावर को मैं कितना लगा सकता हूँ, ये लगा सकता हूँ, मास की पावर ए हो जाएगी। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है, तो इसको मैंने एल लिख दिया और इसकी पावर मैंने कितनी लगा दी है, बी लगा दी है।
अगर हम लोग जी की बात करें, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और उसकी डायमेंशन कितनी होती है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी मेरे पास LT-2, और इसकी डायमेंशन मैंने क्या कर ली, सी कर दी। जो मैंने डायमेंशंस लगाई थी वही मैंने क्या लिख दी, जो पावर्स मैंने लगाई थी वही लिख दिया। तो मास m की पावर a, l की पावर b, और मेरे पास g जो कि मेरे पास टाइम पीरियड है, उसकी पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी, उसकी पावर मेरे पास c हो जाएगी। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको एक तरीके से और लिख ले रहा हूँ, m की पावर 0, l की पावर 0, और t की पावर मेरे पास कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर मैं क्या कर ले रहा हूँ, इधर मैं जो भी मेरे पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा m की पावर a, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी l है और यहाँ भी l है, तो मैंने l को एक साथ लिखा और l के साथ क्या लिख दिया, l के साथ लिख दिया, इस तरफ देखें l कहाँ है, l की पावर b है, इस तरफ क्या है, l की पावर c है, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इस तरफ l की पावर b हो जाएगा, इस तरफ l की पावर c हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, l की पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी, b प्लस c हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें टाइम की, तो टाइम और कहीं नहीं है, टाइम सिर्फ c के पास है, तो मैंने लिख लिया t की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, t की पावर हो जाएगी -2 इंटू सी। कैसे लिखा मैंने, इस -2 को यहाँ भेज दिया, तो t की पावर माइनस कितना हो गया, 2c हो गया। अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ देखिए प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम लोगों ने इक्वल लगा दिया था, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, हम लोगों ने इसको प्रोपोर्शनैलिटी बोल दिया। अब हम लोग क्या कर लेना है, कंपेयरिंग द इक्वेशन, ये कंपेयरिंग द पावर्स, पावर को हम लोग कंपेयर कर ले रहे हैं। हम लोग पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ m की पावर 0 है और यहाँ m की पावर कितनी है, a। एक तरफ है m की पावर 0 और दूसरी तरफ क्या है, m की पावर a है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों का बेस m है तो पावर दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर मेरे पास आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर यहाँ देखें हम लोग तो यहाँ L की पावर मेरे पास कितनी है, L की पावर है मेरे पास 0, और इस तरफ अगर देखें तो हम लोग L की पावर क्या निकालेंगे, b प्लस सी, तो यहाँ निकाल देना है हम लोग, बेस के हमारे पास फिर से सेम है, ठीक है। तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस सी बराबर हो जाएगा मेरे पास 0 के, तो मेरे पास b किसके बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ सी के, b किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ सी के। ये इस चीज को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं अपना इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दे रहा हूँ, इसको मैं अपना इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट कंपेयर कर ले रहे हैं, यहाँ पर देखें t की पावर कितनी है, t की पावर मेरे पास है 1, और इधर अगर हम लोग t की पावर देखें तो t की पावर हो जाएगी मेरे पास -2c। एक तरफ है t की पावर 1, एक तरफ है t की पावर -2c। तो यहाँ कंपेयर कर लेना है, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा -2c के, तो c बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, -1/2, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3। अगर हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर दें तो मेरे पास b की वैल्यू हो जाएगी, और b किसके बराबर हो जाएगा, माइनस, और माइनस ऑफ हो जाएगा 1/2, तो b बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा +1/2, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल दी, हम लोगों ने b की वैल्यू निकाल दी, और हम लोगों ने c की वैल्यू निकाल दी। अब इन्हीं a b c की वैल्यूज को उठा करके हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पुट किया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, m की पावर कितनी 0, l की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, l की पावर हो जाएगी आपके पास कितनी, b की वैल्यू आई है मेरे पास 1/2, और c की अगर हम लोग बात करें g, और g की पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि मास की पावर कितनी आई है, 0, इसका मतलब मास यहाँ है नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर 1/2, और क्योंकि G की पावर माइनस में है तो इसको मैं नीचे पलट करके लिख ले रहा हूँ, तो G की पावर भी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। या फिर मैं अगर चाहूँ तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/G, और 1/2 का मतलब क्या हो जाता है मेरे पास, रूट आ जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी साइन हटेगा एक कांस्टेंट आ जाएगा, आप चाहें
तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इसको t इज इक्वल टू के रूट एल बाई जी भी लिख सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है कि k की वैल्यू क्या होगी वो यहीं पर छोड़ सकते हैं, उनका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जिन्हें पता हो तो वो क्या लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा रूट एल बाई जी, जो कि हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ के बराबर क्या है, यहाँ के इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया है 2 पाई आ गया है। तो ये हमारे पास एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, क्वेश्चन को डील करने का। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखें, आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोई डाउट है आपका तो आप बेशक इसको कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं अपने कमेंट में, और इसके माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को या आपका कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग आगे भी डील कर सकते हैं। तो एक बार आप देखें, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सत्येंद्र जी कमेंट कर रहे हैं कि सर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, आप अपने एक बार कनेक्शन को देखें और आपको जरूर उसमें क्लियर हो जाएगा कि कोई डाउट होगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार माइक के लिए कह रहे हैं कि माइक सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं इसको एक बार फिर से कनेक्ट करके लगा देता हूँ, उसके बाद आप चीज़ों को और क्लियरली सुन पाएंगे। तो अब आगे से बता दीजिएगा कि माइक क्या क्लियर है या नहीं है, ठीक है। माइक को एक बार देख करके आप बता दीजिएगा कि माइक क्लियर है या नहीं है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये एक मेरा पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सिमिलर तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस को डेरिवेट करना यहाँ पर सीखेंगे। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे, इसके अलावा भी हम लोग और कोई क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, एक बार मैं साउंड को देख लेता हूँ। साउंड बहुत अच्छा क्लियर महसूस हो रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। चले अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन for the centripetal force F acting on a body of mass m moving with velocity v in radius of circular path small r using dimensional method। तो हम लोगों को डायमेंशनल मेथड का यूज करके एक्सप्रेशन निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एक एक्सप्रेशन निकालना है तो मुझे फोर्स को एक तरफ रखना पड़ेगा, फोर्स को। और ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मास m पर, वेलोसिटी v पर और रेडियस r पर। तो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मास m पर, वेलोसिटी v पर और रेडियस r पर। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को डिपेंडेंट बता रहे हो तो वो उसकी पावर 1 पर ही डिपेंड कर रहा हो। तो हम लोग यहाँ पावर क्या ले लेंगे, मैंने यहाँ ले लिया a, यहाँ ले लिया b और इस जगह पर मैंने क्या ले लिया है c ले लिया है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, किसी भी तरीके से अगर आप डायमेंशनल मेथड का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो जिस भी फार्मूले को आप डेरिवेट करना चाह रहे हैं उसको एक तरफ लिख लीजिए, और वो जिन किसी बातों पर डिपेंड कर रहा है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके आप लिख दीजिए और उनकी क्या लगा दीजिए, पावर लगा दीजिए। क्या सर पावर ABC लगाना कंपलसरी नहीं है, आपका जो मन करे वो लगा लीजिए। आपको XYZ समझ में आता है XYZ लगा लीजिए, जो आपको समझ में आए वो लगा दीजिए। तो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, अगले स्टेप में मैं इन सभी चीजों की डायमेंशन लिख लूंगा। तो आपको पता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, तो F की डायमेंशन हो जाएगी। मास की डायमेंशन अभी हम लोगों ने जाना कि मास की डायमेंशन क्या होती है, तो मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M। ये किसकी डायमेंशन हम लोगों ने लिखी है, ये लिखी है मैंने फोर्स की डायमेंशन। यहाँ आप देखेंगे ये किसकी डायमेंशन हम लोगों ने लिखी है, ये डायमेंशन मैंने लिखी है मास की। अगर आगे देखें तो ये किसकी डायमेंशन है, वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी की डायमेंशन आप सभी को पता होगी क्या होती है, LT-1 होती है। और एक मुझे लास्ट चीज दी गई है रेडियस, तो रेडियस की डायमेंशन क्या होती है, रेडियस की डायमेंशन लेंथ के बराबर होती है। तो वो किसके बराबर होगी, वो बराबर हो जाएगी मेरे पास L के। तो ये मुझे डायमेंशन पता है सभी चीजों की, ये मुझे सभी चीजों की डायमेंशन पता है, और हम लोग अब इन्हीं डायमेंशंस को अपने फार्मूले के अंदर या अपनी इक्वेशंस के अंदर हम लोग लिख लेंगे। इसको मैंने अपना इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया है, 1 बोल दिया है। एफ की जगह लिख ले रहे हैं हम लोग, एफ की डायमेंशन मेरे पास फोर्स है जो कि MLT-2 के क्या हो जाएगा बराबर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास m के, और m की पावर मेरे पास कितनी है a। उसके बाद क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन मेरे पास LT-1 और इसकी पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी b।
और रेडियस मेरे पास है l और इसकी पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम लोग आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा mlt-2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ मास अकेला है, आगे कहीं मास नहीं है, तो मैंने यहाँ मास की पावर क्या लिख लिया है, a लिख लिया है। मास की पावर अपने पास कितनी हो जाएगी, a लिख लिया है। अगर देखें तो इस जगह भी l है, इस जगह भी l है, तो l को मैं क्या लिख सकता हूँ, l को मैंने लिख सकता हूँ यहाँ b यहाँ c, तो ये हो जाएगा l की पावर b प्लस c। l की पावर b, l की पावर c, दोनों जगह बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो l की पावर मेरे पास हो जाएगा b प्लस c। अगर हम लोग टाइम की बात करें t की, तो टाइम कहाँ आपको दिख रहा है, टाइम सिर्फ दिख रहा है b के साथ, और वो भी किस में दिख रहा है, माइनस में, तो माइनस चला जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास हो जाएगा t की पावर माइनस b। कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन को, यहाँ m की पावर 1, यहाँ l की पावर 1, कंपेयरिंग द इक्वेशन या कंपेयरिंग द पावर्स। अगर हम लोग पावर्स का कंपेयर कर लें तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास है m टू द पावर 1 और इस तरफ क्या है m की पावर, यहाँ m की पावर है a। बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, इन दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी वो आपस में इक्वेट होंगे। सो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फर्दर अगर हम लोग आगे कंपेयर करें तो यहाँ देखिए l टू द पावर कितनी है मेरे पास, l की पावर है b प्लस c, और यहाँ l की पावर कितनी है, यहाँ l की पावर है मेरे पास 1। तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस सी बराबर हो जाएगा 1 के। b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। t के लिए देखते हैं, इधर देखें t की पावर है मेरे पास माइनस b, और इस तरफ t की पावर मेरे पास कितनी है, माइनस का 2 है। तो हम लोग यहाँ इसको कंपेयर कर लेते हैं इजिली, मेरे पास कितना हो जाएगा, बेस सेम तो पावर यहाँ आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, t की पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी, माइनस b इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, सो b की पावर मेरे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर मेरे पास b आ गया है तो इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल दे रहा हूँ 2, इसको 3 और इसको मैं बोल दे रहा हूँ 4। हम लोग इसकी इक्वेशन उठा करके यहाँ रख देंगे, b की वैल्यू रख दे रहे हैं 2, तो 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, तो c बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने a, b और c की वैल्यू उठा ली है, निकाल दी है। इन a b c की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a की वैल्यू 1, b है v की पावर, सो v की पावर b, तो v की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 2, और c की पावर है -1, तो r की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, -1 हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास, r हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू k mv स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास, r हो जाएगा। यहाँ k की वैल्यू कितनी मान सकते हैं हम लोग, k की वैल्यू हम लोग 1 बोल सकते हैं। तो फोर्स का फार्मूला मेरे पास कितना हो जाएगा, फोर्स का फार्मूला मेरे पास हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में r हो जाएगा। f इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन में r हो जाएगा। तो सिमिलर मेथड से, सिमिलर तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, और ये मेरा एक सोल्यूशन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, जिसे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो एक और अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, और अगले क्वेश्चन में हम लोग फिर से इन्हीं तरीके की क्वेश्चन को, इन्हीं तरीके की चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे उसमें थोड़ा सा एक चेंज मैं आपको करूंगा, और वो बात आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, बहुत ही अच्छे से समझनी है, तभी आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और एक मैं अगला क्वेश्चन भी आपके साथ ले रहा हूँ, तो आपको और अच्छे से चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। इसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है वेलोसिटी का। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, वेलोसिटी को एक तरफ लिख ले रहा हूँ। मैंने आपको समझाया कि जिस भी चीज का आपको एक्सप्रेशन लिखना है, जिस भी चीज का आपको फार्मूला डिराइव करना है, उसको एक तरफ कर लीजिए। ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, एक ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का मुझे फार्मूला निकालना है इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ टेंशन F।
इसके टर्म्स में निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेंशन F। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, टेंशन फोर्स F पर डिपेंड करेगी, F पर डिपेंड करेगी। एंड मास पर यूनिट लेंथ, एंड मास पर यूनिट लेंथ m, और मास पर यूनिट लेंथ m पर, ये इन टर्म्स में मुझे क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है। मुझे वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ F एंड इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ m। मैंने आपको पहले बताया क्या कि ऐसा कोई भी सवाल आपको डिराइव करने के लिए मिले तो जिस भी चीज का फार्मूला आपको डिराइव करना है उसको एक तरफ कर लीजिए, जिन पर वो डिपेंड कर रहा है उनको एक साइड कर दीजिए। तो ये वेलोसिटी किन पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर, और किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ m पर डिपेंड कर रही है। मैं इसकी पावर लगा दे रहा हूँ a और इसकी पावर में लगा दे रहा हूँ b। बहुत ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी की डायमेंशन v की डायमेंशन मेरे पास होती है lt माइनस 1। फोर्स की डायमेंशन मेरे पास कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन मेरे पास होती है mlt माइनस 2। और तीसरी बहुत खास चीज दी गई है मेरे पास, वो दी गई है मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान दीजिएगा, मास नहीं दिया गया है आपको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है मास पर यूनिट लेंथ। सर ये मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, सपोज कर लीजिए मुझसे ये कहा गया कि एक चौक है या एक कोई पटरी है, स्केल है, स्केल है जो कि इसके 10 ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये मेरे पास हो जाएगा 10। तो ये 10 ब्लॉक्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 मीटर को या 10 किलोग्राम को। मैंने क्या कहा, सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक ये कोई स्केल है जिसके 10 ब्लॉक्स हैं और ये 10 ब्लॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 किलोग्राम को। तो ये किसका मास हो गया, इस पूरी बॉडी का मास हो गया। पर मुझे किसका मास चाहिए, मुझे चाहिए पर यूनिट लेंथ पर। यूनिट लेंथ का मतलब कि एक अगर हम लोग ब्लॉक लें, एक ब्लॉक लें तो वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सिंपल सी मैथ लगाएंगे और आप कहेंगे कि चूंकि 10 ब्लॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 किलोग्राम को, तो 1 ब्लॉक कितने को रिप्रेजेंट करेगा। आप कहेंगे सर 1 ब्लॉक तो रिप्रेजेंट करेगा 10/10 किलोग्राम, और पर क्या हो जाएगा 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये मेरे पास सभी कितने की हैं 1 मीटर की। तो जो टोटल 10 मीटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 किलोग्राम को। तो 1 ब्लॉक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा 1 किलोग्राम पर मीटर। 1 ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 किलोग्राम पर मीटर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ आप देखिए कि यूनिट में क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम की यूनिट मेरे पास डायमेंशन हो जाएगा m, मास का डायमेंशन m, और अपॉन में क्या है लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा मेरे पास l। तो मेरे पास जो मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन इक्वेट होकर के आएगा वो आ जाएगा ml टू द पावर माइनस ऑफ 1। ml टू द पावर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमसे मास का डायमेंशन हमसे नहीं कहा गया है, हमसे कहा गया है मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने मास लिखा, पर यूनिट लेंथ लिखा, और उसकी डायमेंशन को हम लोगों ने ml माइनस 1 लिख लिया है। यहाँ अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लूँ तो मैं एक तरफ से डायमेंशन लिख लेता हूँ। वेलोसिटी की डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी lt माइनस 1, वेलोसिटी की डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी lt माइनस 1। यहाँ फोर्स की डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी mlt माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन मेरे पास कितनी हो जाएगी mlt माइनस 2। और अगर मास यूनिट लेंथ की डायमेंशन की हम लोग बात करें तो वो हो जाएगी हमारे पास ml टू द पावर माइनस 1। यहाँ पावर a और इस जगह की पावर को मैंने क्या बोल दिया है, b बोल दिया है। आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। m t माइनस 1 l t माइनस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, तो मास की पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी a प्लस b। अगर हम लोग l को देखें तो l की पावर कितनी हो जाएगी, l की पावर हो जाएगी यहाँ पर देखिए a, यहाँ l की पावर है मेरे पास माइनस ऑफ b। तो यहाँ l की पावर a लिखा और यहाँ l की पावर है माइनस ऑफ b, तो वो लिख दिया है। t के देखें अगर हम लोग टाइम को, तो t की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 2a, और इस जगह पर t मेरे पास है नहीं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ 2a के बराबर हो जाएगा। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग पावर्स, इसको हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो यहाँ हम लोगों के पास m था नहीं, तो m की पावर कितनी मान ली हम लोगों ने, 0 ले ली। यहाँ पर मेरे पास m था ही नहीं
तो हम लोग कितना मान लेंगे, m की पावर 0 मान लेंगे। m की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, इधर m की पावर है 0 और इस तरफ आप देखेंगे तो मेरे पास है m टू द पावर a प्लस b। एक तरफ है m की पावर 0 और एक तरफ है मेरे पास m टू द पावर a प्लस b। आगे देखें हम लोग, यहाँ l की पावर कितनी है, तो इस जगह पर मेरे पास हो जाएगी l की पावर 1 और अगर हम लोग दूसरी तरफ देखेंगे तो l की पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी, l की पावर हो जाएगी मेरे पास a माइनस b। ठीक, और अगर आगे देखें तो यहाँ मेरे पास टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, तो एक तरफ है टाइम की पावर -1 और दूसरी तरफ टाइम की पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी, -2a हो जाएगी। तो कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखें a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ अगर देखें तो -1 -2a के बराबर हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू मेरे पास 1/2 है तो क्या मैं इजीली यहाँ से b की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, बहुत इजीली यहाँ a की वैल्यू रखूंगा 1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, -1/2। तो मैंने a की वैल्यू भी निकाल दी, मैंने b की वैल्यू भी निकाल दी। हम लोग यहाँ पुट कर दे रहे हैं, सिंपली यहाँ पुट करेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f की पावर a और a किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। दूसरा अगर हम लोग देखें m की पावर b है तो उसको भी पुट कर दे रहे हैं और b की पावर कितनी है मेरे पास, b है मेरे पास -1/2 के बराबर। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा f अपॉन में m और इसकी पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, रूट हो जाएगी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास √f/m के बराबर हो जाएगा। सो m क्या है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि m मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो मेरे पास v प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगा, k आ जाएगा, k और √f/m के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू मेरे पास √f/m आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगा और इस तरीके से मेरे पास एक और इक्वेशन कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। हेलो सर, एक मैसेज आ रहा है, हेलो। कोई और डाउट हो आपका तो आप डाउट अपना यहाँ पर पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मेरे पास, मैं देख रहा हूँ 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे और एक और क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2019 के, जेईई मेंस 2019 के। तो एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चंस करा देता हूं और दोनों ही क्वेश्चंस क्या हुए हैं कि जेईई मेंस 2019 में पूछे गए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इनके क्वेश्चंस को पीछे करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग अगला ले रहे हैं जो कि जेईई मेंस 2019 के अंदर पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है मुझे, if capital G is gravitational constant, gravitational constant, if capital G is gravitational constant, comma h is Planck's constant, h क्या है मेरे पास, Planck's constant है और क्या कहा गया है, and c is speed of light, and c is speed of light। क्वेश्चन में क्या कहा गया, if g is gravitational constant, h is Planck's constant and c is speed of light, then c then time will depends on these quantities, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है मेरे पास √h c टू द पावर 5 अपॉन में g। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेरे पास √g h अपॉन में c क्यूब
थर्ड ऑप्शन दिया गया है मेरे पास रूट ऑफ सी क्यूब बाई जी इंटू एच, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मेरे पास रूट ऑफ जी एच बाई सी टू द पावर 5। कहाँ पूछा गया है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2019 में। जेई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है मेरे पास। जेई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है मेरे पास। इफ जी इज gravitational constant and h is Planck's constant, c is speed of light, then time will depend on these quantities। मुझसे कहा गया है कि अगर g gravitational constant है, h Planck's constant है, c speed of light है, तो टाइम इन क्वांटिटीज पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 2019 में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की, प्लैंक्स कांस्टेंट h की, और स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड है तो उसकी डायमेंशन मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग g और h की डायमेंशन को निकाल लेते हैं और फिर फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन मेरे पास सही तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, f इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाता है g m1 इंटू m2 बाई क्या होता है मेरे पास r स्क्वायर। तो g की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 डॉट m2 के बराबर हो जाएगा। g की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, आर स्क्वायर की डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी एल स्क्वायर, और मास की डायमेंशन मेरे पास हो जाएगा इसके बराबर एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूं तो यहाँ देखो एल से एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एम पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो एम की पावर -1 एल क्यूब, और ये हो जाएगा टी टू द पावर -1 m-1 एल क्यूब टी टू द पावर -1, ये जी का हो जाएगा। दूसरा मुझे निकालना है और किसकी, मुझे निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। तो दो फार्मूले हैं मेरे पास, अगर आप चाहें तो एच सी बाई लेमडा से भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो एच न्यू से भी निकाल सकते हैं, है ना, तो जिससे भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। मैं क्या कर ले रहा हूँ, मैं फार्मूला लिख ले रहा हूँ E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एच मेरे पास वेवलेंथ है जो कि डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो एच मुझे निकालना है, किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू लैम्डा, और अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो एच इज इक्वल्स टू एनर्जी की यूनिट ml स्क्वायर टी माइनस 2, लैम्डा वेवलेंथ है एल के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा मेरे पास एल टी माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एल से एल क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल, टी पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो एच की डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास टी माइनस 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एच की डायमेंशन आ गई। तो मुझे दो डायमेंशन की जरूरत थी, एक मुझे जी चाहिए था, एक मुझे एच चाहिए था, वो मैंने यहाँ लिख ली। अब क्वेश्चन पर, मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि टी कैसे इन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। सो टी क्या हो जाएगा मेरे पास, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के, दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट एच के, और तीसरा मेरे पास हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट सी के। मैं आपको पहले से भी बोल रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसको डिपेंडेंट करना है उसको एक तरफ कर लीजिए, जिस पर ये डिपेंड कर रहा है उनको एक तरफ कर लीजिए, और इनकी पावर को हम लोग कुछ बोल सकते हैं ए बी, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों तरफ की मैं डायमेंशंस को लिख दे रहा हूं, यहाँ मेरे पास हो जाएगा m0 l0 और t की पावर हो जाएगा मेरे पास 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, g के, कैपिटल जी, और कैपिटल जी की डायमेंशन हम लोगों ने कितनी निकाली, m-1, ये है l क्यूब, ये है t-2, इसकी पावर हो जाएगी a। और क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है विच इज h की डायमेंशन ml स्क्वायर t-1, और ये इसकी पावर हो जाएगी b। और क्या है, स्पीड ऑफ लाइट c विच इज lt-1, और इसकी पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी मेरे पास c। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने टाइम की डायमेंशन रखा m0 l0 t टू द पावर 1, g के लिए रखा m-1 l क्यूब t टू द पावर -2 की पावर a, h ml स्क्वायर t-1 की पावर b, और c की पावर हम लोगों ने रख दी है c lt-1 की पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास m0 l0 t टू द पावर 1 t टू द पावर 1। देखिए अगर मेरे पास इन दोनों चीजों का काम हो गया तो मैं इसको इधर से इरेज कर दे रहा हूँ, इससे हम लोग थोड़ा सा स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए।
आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास को देख लेते हैं, मास कहाँ पर है, यहाँ पर भी मास है और इस जगह पर भी मास है, तो मास की पावर हो जाएगी माइनस ए प्लस बी, मास की पावर m की पावर माइनस ए m की पावर b। l की बात करें, l की बात करें सो l की पावर 3, तो 3a, ये l की पावर यहाँ 3, ये a से मल्टीप्लाई, तो l की पावर 3a। यहाँ देखिए l की पावर 2 और b, तो प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 2b, और यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास c हो जाएगा। l की पावर बहुत ध्यान से देखिएगा, l की पावर 3 और a तो l की पावर 3a, l की पावर 2 और b तो l की पावर 2b, और यहाँ l की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास c हो जाएगा। अगर आगे हम लोग सॉल्व करें, आगे देखें, तो अगर हम लोग t के लिए निकालें, t के लिए, तो यहाँ देखेंगे तो t की पावर माइनस 2a, यहाँ t की पावर माइनस b, और यहाँ t की पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ c हो जाएगी। एक बार इक्वेशंस देख लीजिए क्या क्या बनी है आपके पास। अगर एक बार इक्वेशंस को देखें आप लोग क्या क्या बन जाएंगे आपके पास, तो यहाँ बन गया है आपके पास m की पावर माइनस a प्लस b, l की पावर 3a प्लस 2b प्लस c, और t की पावर माइनस 2a माइनस b और माइनस c। इक्वेशंस बना लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स। तो हम लोगों ने पावर को क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया है। कंपेयर करके हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें मेरे पास आ जाएंगी। यहाँ देखें, अगर देखें तो ये है फर्स्ट m की पावर मेरे पास एक तरफ दी गई है 0 और दूसरी तरफ मुझे दिया गया है m टू द पावर माइनस ऑफ a प्लस बी। तो इसका मतलब मेरे पास b माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस ए 0 के बराबर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि a और b की पावर आपस में क्या है, सिमिलर है। दूसरा अगर देखें, दूसरे इक्वेशन से हम लोग देखें तो दूसरा इक्वेशन मेरे पास है l टू द पावर 0 और इधर l की पावर आपको दी गई है 3a प्लस 2b प्लस c। तो यहाँ उठा करके दोनों की पावर ले रहे हैं, 3a प्लस 2b और प्लस c, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखें सो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ, और अगर मैं a की वैल्यू यहाँ उठा करके पुट कर दूं या b की वैल्यू पुट कर दूं, b a के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b की वैल्यू a के बराबर 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ आ जाएगा 5a प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ c और अपॉन में 5 के बराबर आ जाएगी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि c की वैल्यू माइनस के 5a के बराबर है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल दे रहा हूँ 3। और लास्ट एक चीज मेरे पास और बच रही है, थर्ड इक्वेशन, उसको मैं इस जगह पर कंपेयर कर ले रहा हूँ। लास्ट अगर आप देखें तो यहाँ है मेरे पास t टू द पावर 1 और यहाँ t की पावर माइनस 2a माइनस b और माइनस c है। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, t टू द पावर लिख ले रहा हूँ 1 और वहां मैं बोल दे रहा हूँ t की पावर माइनस 2a माइनस b और माइनस c। तो बेसिकली माइनस 2a माइनस b और माइनस c किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास b की वैल्यू भी है अगर आप ध्यान से देखें, और मेरे पास अगर आप देखें तो a की भी वैल्यू है। अगर आप देखें तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू c/5 के बराबर है, या c की वैल्यू आप देख सकते हैं, c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ c की वैल्यू बराबर है 5a के। देखिए ये प्लस इस तरफ चला जाएगा तो 5a किसके बराबर हो जाएगा, माइनस c के। तो माइनस c की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस c की वैल्यू प्लस ऑफ 5a के बराबर है। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2a माइनस a और माइनस c की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस 5a के बराबर है, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए माइनस 3a माइनस a माइनस का 3a प्लस 5a इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 1/2 आएगी, a की वैल्यू मेरे पास 1/2 आएगी, सो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू भी मेरे पास 1/2 आएगी, क्योंकि a और b आपस में क्या बराबर है, a और b आपस में बराबर है। तो a की वैल्यू 1/2 तो b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। जबकि अगर आप देखेंगे तो
c की वैल्यू किसके बराबर होगी? c की वैल्यू मेरे पास बराबर हो जाएगी माइनस ऑफ 5a तो c इज इक्वल्स टू माइनस का 5 इंटू a की वैल्यू 1/2 तो c बराबर बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5/2 के बराबर। यहाँ हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अपनी पावर्स को पुट कर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, पावर को पुट कर दे रहे हैं हम लोग। जब हम लोग पावर को पुट करेंगे तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर a विच इज 1/2 h टू द पावर b h की पावर b विच इज 1/2। सो अगर आप इतना ही देख लें, या c टू द पावर c माइनस 5/2। तो अगर इसको और हम लोग सॉल्व करें तो g की पावर और h की पावर तो रूट में आ जाएगा, अपॉन में जरा देखिए नीचे आ जाएगा c की पावर माइनस का 5/2 है तो नीचे आकर के प्लस 5/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पावर 5। तो कौन सा ऑप्शन मेरे पास सही हो जाएगा? मेरे पास g है, मेरे पास h है और रूट ऑफ c की पावर 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास करेक्ट आ जाएगा, विच इज रूट ऑफ gh अपॉन में c टू द पावर 5। और इस क्वेश्चन को जेईई मेंस 2019 में आपसे पूछा गया, इसका सोल्यूशन मैंने आपको अभी करवाया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग जेईई मेंस का और लेंगे जो कि आया हुआ है, जो वो क्वेश्चन भी 2019 के अंदर आया हुआ है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने कमेंट को ड्रॉप कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली ही आगे भी समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है और वो भी मुझसे या हम लोगों से कहाँ पूछा गया है, जेईई मेंस 2019 के अंदर ही पूछा गया है। और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को आज के लिए समाप्त करेंगे और आगे एक और क्लास आपके लिए शेड्यूल कर दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ सरफेस टेंशन एस, क्वेश्चन देखिए, इफ सरफेस टेंशन एस, क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है इफ सरफेस टेंशन एस, इफ सरफेस टेंशन एस कॉमा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia I and Planck's constant h, and Planck's constant h are the fundamental quantities, are the fundamental quantities, are the fundamental quantities, then find the dimension of, then find the dimension of linear momentum, find the dimensional formula of linear momentum। और आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है आपको s टू द पावर 1/2, i टू द पावर 1/2 एंड h टू द पावर 0। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिया गया है s टू द पावर 1/2, i टू द पावर 2/3 एंड h टू द पावर -1। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है s टू द पावर 3/2, i टू द पावर 1/2 and h टू द पावर -0। वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है s टू द पावर 1/2, i टू द पावर 1/2 एंड h टू द पावर -1। और ये क्वेश्चन भी आपसे जेईई मेंस
जेई मेंस 2019 में पूछा गया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास जेई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and Planck's constant H are fundamental quantities, then find the dimensional formula of linear momentum. So इन तीनों चीजों की मुझे किन किन चीजों की डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी? सरफेस टेंशन की पड़ेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पड़ेगी और प्लैंक्स कांस्टेंट H की पड़ेगी। तो इनके डायमेंशन हम लोग पहले से ही निकाल लेते हैं। पहले अगर हम लोग इनकी निकालें, सरफेस टेंशन S क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। हालांकि ये नहीं होता है, जब हम लोग कभी सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार सरफेस टेंशन क्या होती है। तो फोर्स की डायमेंशन रख ले रहे हैं हम लोग ML_T-2 अपॉन में L। ध्यान रहे कि जब भी आप डायमेंशन लिखें उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें। L से L कैंसिल हो जाएगा तो S की डायमेंशन मेरे पास क्या हो जाएगा? MT-2 हो जाएगा। दूसरा हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। I किसके बराबर होता है? mr² के। सो I की डायमेंशन, M की डायमेंशन M, और ये हो जाएगा मेरे पास L²। तो I मेरे पास हो जाएगा ml² के बराबर। और लास्ट प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल्स टू hc बाई लेमडा। यहाँ h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h किसके बराबर हो जाएगा? E लैम्डा बाई c के। E की डायमेंशन ml²T-2, लैम्डा की डायमेंशन L, यहाँ C की डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास LT-1। L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल, T पलट करके ऊपर चला जाएगा। तो H की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी M, आगे मेरे पास हो जाएगा L² एंड T⁻ मेरे पास हो जाएगा -1। तो मेरे पास तीनों डायमेंशन आ गई है सरफेस टेंशन की, MT⁻⁻2 और I की ml² और H की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी? ml²T-1। अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि मुझे लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन निकालनी है। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ? P को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान ले रहा हूँ सरफेस टेंशन के, और बाकी मेरे पास क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के और प्लैंक्स कांस्टेंट H के, और इनकी पावर मैंने A, B और क्या मान ली है? C मान ली है। इनकी पावर्स को मैंने A, B, C कह दिया है। पावर्स लगा देते हैं हम लोग, उसके बाद डायमेंशन लिख ले रहे हैं। S की डायमेंशन सरफेस टेंशन MT-2, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² के बराबर, उसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास? उसकी पावर मेरे पास हो जाएगी यहाँ पावर A, यहाँ पावर B, और लास्ट मेरे पास है H विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन मेरे पास ml² और T-1 है, और इसकी पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी? C हो जाएगी। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT⁻⁻2 की पावर A, ml² टू द पावर B, ml² T-1 की पावर कितनी हो जाएगी? C हो जाएगी। आगे हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है। सो M की पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी? A प्लस B, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस C। अगर L की बात करें तो यहाँ L नहीं है, इन दोनों जगहों पर L है, तो L टू द पावर मेरे पास कितनी हो जाएगी? अगर L की हम लोग बात करें तो L की पावर हो जाएगी इस जगह से 2B, और इस जगह से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगी 2C। अगर T की बात करें हम लोग, T की बात करें तो यहाँ भी T नहीं है, यहाँ भी T नहीं है, और यहाँ मेरे पास T की पावर कितनी हो जाएगी? -C हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास P टू द पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M टू द पावर A प्लस B प्लस C, L टू द पावर 2B प्लस 2C, और T टू द पावर मेरे पास हो जाएगी -C हो जाएगा। इस तरफ हम लोग इसको मिटा ले रहे हैं, तो आगे हम लोग भी इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने सभी चीजों की डायमेंशंस को पुट कर दिया। मोमेंटम की भी डायमेंशन रख लेते हैं। मोमेंटम P, और P होता है mv के बराबर, मास का डायमेंशन m, और ये हो जाएगा LT-1, LT-1। तो यहाँ रख ले रहे हैं हम लोग m की पावर 1, L की पावर 1, T टू द पावर -1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर A प्लस B प्लस C, L टू द पावर 2B प्लस 2C, और T टू द पावर मेरे पास हो जाएगा -C। कंपेयरिंग द पावर्स, हम लोग यहाँ से पावर को कंपेयर कर ले रहे हैं। कंपेयरिंग द पावर्स, पावर को कंपेयर कर ले रहे हैं। इस तरफ देखिए, तो एक तरफ मेरे पास क्या है? एक तरफ है मेरे पास m टू द पावर 1,
दूसरी तरफ है मेरे पास m की पावर a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1 के। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। दूसरी इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो वो मेरे पास है 2b प्लस 2c और जो कि l के पावर 1 के बराबर है। तो l की पावर 1 और इधर देखें तो l बराबर है 2b प्लस 2c की। तो यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा? 2b प्लस 2c और ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 के। तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? b प्लस सी, यहाँ से देखिए 2 आप कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे b प्लस सी आ जाएगा, ये 1 के बराबर। तो b प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 1/2 के बराबर आ जाएगी। आप चाहें तो इस b प्लस सी की वैल्यू को यहाँ उठा करके रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1/2। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। अगर आपके पास a की वैल्यू है तो ये एक काम आपका बन गया है, क्योंकि मुझे b और c अभी फर्दर और चाहिए होगा। अगर आगे देखें हम लोग तो यहाँ t की पावर माइनस सी है और यहाँ t की पावर कितनी है? -1 है। थर्ड इक्वेशन के लिए देखें, t की पावर -1 और इस तरफ t की पावर मेरे पास है -c। तो यहाँ -1 किसके बराबर हो जाएगा? -c के। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मेरे पास a की वैल्यू आ गई, मेरे पास c की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ रख ले रहा हूँ b प्लस 1 की c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/2। तो b बराबर मेरे पास हो जाएगा 1/2 माइनस 1 और हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2 आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ जाएगी। तो हम लोगों ने a की वैल्यू निकाला विच इज 1/2, हम लोगों ने b की वैल्यू निकाला विच इज -1/2 और हम लोगों ने c की वैल्यू निकाला विच इज 1। हम लोग क्या कर ले रहे हैं? इसको अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके देख ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके इसको देख लेते हैं कि मेरे पास इक्वेशन क्या बन करके आएगा। तीनों की वैल्यू हम लोग पुट करके देख ले रहे हैं। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। s की पावर है मेरे पास a और a की वैल्यू है मेरे पास 1/2। i की पावर है b, तो b की वैल्यू है मेरे पास -1/2 और मुझे दिया गया है h की पावर है c और c की वैल्यू मेरे पास आई है 1। अगर आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोगों को वेरीफाई कर रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ऑप्शन नंबर s की पावर मेरे पास 1/2 है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो h की पावर मेरे पास a की वैल्यू आई हुई है 1/2, b की वैल्यू है मेरे पास -1/2, b इज इक्वल्स टू -1/2 और c इज इक्वल्स टू मेरे पास है 1। यहाँ से देख लेते हैं एक बार, t की पावर -1, t की पावर -c, माइनस से माइनस कैंसिल, c की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी और c की वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो b प्लस c जो मेरे पास है वो 1/2 के बराबर है। c की वैल्यू है 1, तो 1/2 माइनस 1, तो b की वैल्यू मेरे पास -1/2 आ जाएगा, -1/2। कोई ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है। अगर आप देखेंगे a की पावर 1/2 है तो इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है और इसमें भी 1/2 है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। b की वैल्यू -1/2 है, किसी ऑप्शन में भी मुझे 1/2 माइनस का नहीं दिया गया है। तो बेसिकली या तो ऑप्शन में इनकरेक्ट है या कहीं कैलकुलेशन की एक मिस्टेक होगी, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? यहाँ पर s की पावर 1/2, i की पावर -1/2 और h की पावर कितना हो जाएगा? हम लोगों के पास 1 आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर कहीं कैलकुलेशन एक बार मैं देख लेता हूँ, वैसे कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो b प्लस सी मेरे पास आ रहा है 1/2 के। हम लोगों ने b प्लस सी की वैल्यू यहाँ रखी प्लस का 1/2, सो a की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद हम लोगों ने b को सॉल्व किया, b की वैल्यू 2b प्लस 2c, यहाँ b की वैल्यू 1 के बराबर, 2b प्लस 2c 1 के बराबर, b प्लस c 1/2 के बराबर। उसके बाद t की पावर -c, t की पावर -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। तो c की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1 के बराबर। इस 1 को हम लोगों ने पुट कर लिया, तो b की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू 1। तो ये मेरे पास एक करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? जेईई मेंस 2019 के अंदर पूछा गया है, तो ये इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग किसी और टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। थैंक यू। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपने ज्ञान को अच्छे से बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।